हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रशांत एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द लर्निंग कैपिटल। दोस्तों, टॉप 10 बेस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज का एक और वीडियो हम लेकर आए हैं। इसके पहले हमने जितने भी वीडियोस अपलोड करे हैं, यदि आपने उनको नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर वीडियोस देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? हु वॉज द वायसराय एट द टाइम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट? ऑप्शन दिए गए दोस्तों, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड वावेल या फिर लॉर्ड लिनलिथगो। तो दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? यह हुआ था 1942 में। ठीक है, 1942 में हुआ था। और उस टाइम जो वायसराय थे वो कौन थे? तो वो थे लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो थे। ठीक है, और ये कब से कब तक थे? तो ये 1936 1936 से लेकर 1943 तक भारत के वायसराय थे। ठीक है दोस्तों, इनकी भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले लॉर्ड इरविन की बात करते हैं। तो लॉर्ड इरविन 1926 से लेके 1931 तक भारत के वायसराय रहे हैं। इनके टाइम में प्रमुख घटनाएं क्या हुई हैं? तो इनके टाइम में साइमन कमीशन आया था। साइमन कमीशन इन्हीं के टाइम में आया था। ठीक है, इसके अलावा सविनय अवज्ञा आंदोलन जो गांधी जी के द्वारा हुआ था, वो हुआ था इन्हीं के टाइम पे। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। लॉर्ड माउंटबेटन की बात कर लेते हैं। तो लॉर्ड माउंटबेटन ये कब से कब तक रहे हैं? तो ये 1947-48, ठीक है, इस टाइम पे रहे हैं। और इनके टाइम पे प्रमुख घटनाएं क्या हुई हैं? तो 3 जून योजना, जिसे माउंटबेटन योजना भी बोला जाता था, जिसके तहत भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, वो इनके टाइम पे हुआ था। ठीक है, लॉर्ड वावेल की बात कर लेते हैं। तो ये कब से कब तक थे? तो ये 1944 से 1947 तक थे। ठीक है, इनके टाइम पे क्या प्रमुख घटना हुई थी? तो इनके टाइम पे भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा हुई थी तत्कालीन प्रधानमंत्री इटली के द्वारा। मतलब उस टाइम के जो प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, उन्होंने भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा की थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? विच इज़ द मोस्ट फेमस स्टेट फॉर सैंडलवुड इन इंडिया? ऑप्शन दिए गए दोस्तों, असम, केरल, उत्तर प्रदेश या फिर कर्नाटक। तो दोस्तों, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध राज्य है इसमें से कर्नाटक और तमिलनाडु के बॉर्डर पे चंदन की लकड़ियाँ मिलती हैं। ठीक है दोस्तों, अब इनकी बात कर लेते हैं। तो असम किसके लिए फेमस है? तो असम फेमस है वन संपदा के लिए। अपनी वन संपदा के लिए फेमस है असम। ठीक है, इसके अलावा केरल किसके लिए फेमस है? तो मसालों के लिए फेमस है। मसालों का घर, मसालों का बगीचा बोला जाता है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश किसके लिए फेमस है? तो उत्तर प्रदेश फेमस है अपने धार्मिक स्थलों के लिए फेमस है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? विच इज द वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट ओशियन इन टर्म ऑफ एरिया? ऑप्शन दिए गए दोस्तों, प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन, हिंद महासागर, इंडियन ओशियन, आर्कटिक महासागर, आर्कटिक ओशियन या फिर अंटार्कटिक महासागर, अंटार्कटिक ओशियन। तो दोस्तों, सबसे छोटा महासागर एरिया की दृष्टि से, एरिया के टर्म से कौन है? आर्कटिक महासागर। ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। ठीक है, इसके बाद अटलांटिक महासागर का नंबर लगता है। अटलांटिक महासागर, इसके बाद हिंद महासागर, फिर आर्कटिक महासागर, और अंटार्कटिक महासागर में जो एरिया है वो प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया? विच अमेंडमेंट एक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गेव
कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट टू पंचायती राज सिस्टम। ठीक है, तो ऑप्शन दिए गए हैं 71, 72, 73 या फिर 74। तो दोस्तों 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। ठीक है, इसके अलावा क्या किया गया था 73वें संविधान संशोधन में? तो 73वें संविधान संशोधन में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, अनुसूची शेड्यूल। ठीक है, इसके अलावा इनकी बात कर लेते हैं तो 71 की बात करते हैं, 71वें संविधान संशोधन की। तो इसमें 8वीं अनुसूची में क्या जोड़ा गया था? 8वीं अनुसूची जिसमें भाषाएं हैं, उनमें 3 भाषाओं को जोड़ा गया था, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को। ठीक है दोस्तों, अब 72 की बात कर लेते हैं, 72वें संविधान संशोधन की बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या किया गया था? तो इसमें आर्टिकल नंबर 332 नंबर आर्टिकल में संशोधन किया गया था, जो त्रिपुरा राज्य से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, त्रिपुरा राज्य से संबंधित है ये। अब 74वें संविधान संशोधन की बात कर लेते हैं। तो 74वें संविधान संशोधन में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, 12th शेड्यूल को, 12वीं अनुसूची को। ठीक है, 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जिसमें क्या है? जिसमें नगर पालिका और नगर निगम से संबंधित प्रावधान है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय बैंक ने चीन में सबसे पहले अपनी शाखा स्थापित की है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन बैंक फर्स्ट इस्टेब्लिश इट्स ब्रांच इन चाइना? ऑप्शन दिए गए दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक या फिर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा चाइना में सबसे पहले अपनी शाखा स्थापित की गई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, रेगिस्तान की मरीचिका प्रकाश की किस प्रक्रिया का उदाहरण है? इल्यूजन एट डेजर्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिफ्रैक्शन या फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन या फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन कारण, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण क्या होता है? रेगिस्तान की मरीचिका। ठीक है, रेगिस्तान में जो इल्यूजन होता है वो होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अपवर्तन को जान लेते हैं, तो जब श्वेत प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, ठीक है ना, तो वो अपना मार्ग बदल देती है, इसको कहते हैं अपवर्तन। ठीक है, परावर्तन क्या होता है? तो जब एक माध्यम से जाने पर और किसी सतह से टकरा के उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो ये क्या कहलाता है? परावर्तन। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्विक सिल्वर किस धातु को कहा जाता है? विच मेटल इज नोन एज क्विक सिल्वर? ऑप्शन देंगे दोस्तों, सिल्वर, एल्यूमिनियम, पारा या फिर सीसा। तो दोस्तों पारा, मरकरी को, इसका जिसका सिंबल होता है Hg, इसको क्या कहा जाता है? क्विक सिल्वर बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, डेंगू बुखार से मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? डेंगू फीवर कॉज डिफिशियंसी ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो ऑप्शन दिए गए हैं, प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन, वाटर या फिर शुगर। तो दोस्तों डेंगू बुखार से मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है किसके कारण? डेंगू बुखार के कारण। ठीक है, अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय वैज्ञानिक कौन है? हु इज़ द फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट रिसीव नोबेल प्राइज? ऑप्शन दिए गए हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर, सीवी रमन, डॉक्टर हरगोविंद खुराना या फिर एस चंद्रशेखर। तो दोस्तों डॉक्टर सीवी रमन नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक है, फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट जिन्होंने नोबेल प्राइज रिसीव किया है। ठीक है, तो थोड़ा सा इनकी बात कर लेते हैं। तो इनको कब मिला था? तो इनको 1930 में मिला था। ठीक है, और किसके लिए मिला था? तो रमन इफेक्ट, रमन प्रभाव के लिए इनको मिला था। ठीक है, सीवी रमन को, इनकी भी बात कर लेते हैं।
तो रविंद्रनाथ टैगोर की सबसे पहले बात करते हैं। तो नोबेल पाने वाले फर्स्ट इंडियन हैं, फर्स्ट इंडियन, पहले भारतीय हैं रविंद्रनाथ टैगोर। और इनको कब मिला था? तो इनको मिला था 1913 में। और किस लिए मिला था? तो इनकी एक कृति थी, मतलब पुस्तक थी, गीतांजलि। गीतांजलि का एक राइटर थे, एक कवि थे, अंग्रेजी कवि, उनका नाम क्या था? W.B. ईट्स। W.B. ईट्स ने ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में इनकी गीतांजलि को, उसी के कारण इनको मिला था। ठीक है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना की बात कर लेते हैं। तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना को कब मिला था? तो 1968 में, 1968 में मिला था। और किस में मिला था? तो चिकित्सा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में मिला था। ठीक है, जीन संश्लेषण के लिए। और इनकी बात कर लेते हैं एस चंद्रशेखर की। तो इनको किस लिए मिला था? तो इनको मिला था भौतिकी के क्षेत्र में, चंद्रशेखर सीमा के लिए, चंद्रशेखर सीमा का निर्धारण किया था इन्होंने भौतिकी के क्षेत्र में। और कब मिला था? तो 1998 में, 1998 में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, विंबलडन कप किस खेल से संबंधित है? विंबलडन कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? ऑप्शन देंगे दोस्तों, लॉन टेनिस, फुटबॉल, क्रिकेट या फिर बेसबॉल। तो दोस्तों विंबलडन कप किससे संबंधित है? लॉन टेनिस से। लॉन टेनिस से क्या संबंधित है? विंबलडन कप। ठीक है। फुटबॉल से संबंधित एक प्रमुख कप है क्या? डुरंड कप। ठीक है। और क्रिकेट से संबंधित भी कई ट्रॉफियां हैं, जैसे कि रणजी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी। ठीक है, और कई। तो ये था दोस्तों आज का हमारा सेशन। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।